नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्र कंबोज। प्रदेश में हड़ताल और धरनों का मौसम चल रहा है। किसान कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी निजीकरण के विरोध समेत कई मांगों को लेकर चक्का जाम की चेतावनी दे रहे हैं। जेबीटी टीचर्स नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर हैं। पीजीआई में अनुबंधित कर्मचारी समय पर वेतन न मिलने से नाराज हैं। व्यापारी जीएसटी का विरोध करने पर उतारू हैं। पानी की समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन पर शहरवासी आरोप लगाते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। हर कोई सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहता है, वो भी जल्द से जल्द, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। तो हरियाणा में अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान से लेकर कर्मचारी और व्यापारी विरोध प्रदर्शन, धरना और हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। कहां कहां क्या क्या हो रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। हमारी मांगे पूरी करो, ये नारा लगाकर किसान, कर्मचारी और व्यापारी कहीं धरने दे रहे हैं। कोई हड़ताल पर है, कोई पुतला फूंक रहा है, कोई आमरण अनशन पर है, कोई कह रहा है कि वो चक्का जाम कर देगा। हर कोई सरकार को चेतावनी दे रहा है। किसान, कर्मचारी और व्यापारी, ये तीनों ही देश के विकास की धुरी है, लेकिन आज सरकार से नाराज चल रहे हैं। सबकी मांगे अलग अलग हैं। सबसे पहले बात किसानों की। किसानों की नाराजगी की दो वजह हैं। पहली, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और नाराजगी की दूसरी वजह है मांगे पूरी ना होना। मांगे वही हैं जो एमपी में किसान धरना देकर उठा रहे थे। वही मांगे कर्ज माफ किए जाएं, फसलों के उचित दाम दिए जाएं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। और हरियाणा में किसान संगठनों ने सरकार को चेता दिया है कि 16 जून तक मांगे पूरी नहीं होने पर रेलवे ट्रैक और सड़क दोनों पर चक्का जाम होगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के किसान और मजदूर की कर्ज मुक्ति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान और मजदूर को रिटायरमेंट 60 साल की होने के बाद दी जाए। और जो मंदसौर के अंदर वहाँ की सरकार ने जो गोलियां चलाकर किसानों को भूना है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे धरने शुरू हो गए हैं। वहीं रोडवेज कर्मचारी भी सालों से किसानों की तरह अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते आ रहे हैं। इस सरकार में भी और पिछली सरकारों में भी तारीख पर तारीख और अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम सरकार और रोडवेज कर्मचारियों में बातचीत का जरिया बन गया है। एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मांगे वही हैं और तरीका भी वही। तो कल पानीपत में हमारी मीटिंग हुई थी पूरे राज्य कमेटी की 8 यूनियनों की, जिसमें अम्बाला डिपो हमारा आज भी बंद है। और यदि अम्बाला डिपो को नहीं खोला जाता तो हम 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश का चक्का जाम करेंगे। तो कल मंगलवार है, मंगलवार को पूरे प्रदेश का चक्का जाम रहेगा। ये बिल्कुल हमें साफ तौर पर कहना चाहते हैं, चक्का जाम करना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार जानबूझ के रोडवेज के कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। हम सरकार से अपील करते हैं, समय रहते यदि सरकार नहीं चाहती तो हम जनता के साथ मिलके, छात्रों के साथ मिलके और कड़े आंदोलन करने के ऊपर मजबूर हैं। तो उधर सीएम सिटी करनाल में शिक्षा विभाग की संयुक्त मेरिट सूची से बाहर हुए नवनियुक्त जेबीटी टीचर्स आमरण अनशन पर हैं। पहले ये सीएम कैंप कार्यालय के पास धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ दिया तो मजबूरी में अपनी मांगे मनवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। इनकी भी यही जिद है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, धरना और अनशन जारी रहे। सर, ये हमारा अधिकार है, हम अपनी सर्विस पे लग चुके हैं, हमें बिना किसी तरीके के हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। ये एकदम तरीका गलत है, जहाँ लोगों को एतवार के दिन ज्वाइनिंग दे जा रही है और हमें प्रॉपर प्रोसीजर से हटाया भी नहीं जा रहा है। ये बहुत गलत
तो सीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या कह रहे हैं? सर हम यही कह रहे हैं कि हमें हम समझाएं हमें किस तरीके से हटा रहे हैं, कोई सिस्टम तरीका नहीं है। वहीं रोहतक पीजीआई के सफाई कर्मचारियों से लेकर बैरर और तमाम अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन न मिलने से नाराज होकर हड़ताल करनी पड़ी। उधर सीएम सिटी करनाल में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर पालिका संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया। 26 जून का सीएम से मिलने का वक्त तो मिल गया है, लेकिन मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नगर पालिका परिषद और निगमों का कर्मचारी सरकार का गठन होने के बाद लगातार जो सरकार ने वायदे किए थे 2014 के विधानसभा में, उनको पूरा करने की अपील कर रहा है। लेकिन सरकार 3 साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा है, चाहे ठेकेदारी को समाप्त करने का वायदा है, चाहे विशेष तौर पर सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये करने का वायदा है। प्रदेश की सरकार ने इन वायदों को पूरा करने की बजाय पालिका परिषद और निगमों में ठेकेदारी को और तेज गति से लागू करने का फैसला किया है। लगातार छटनी का प्रयास सरकार कर रही है। एक व्यापारी भी है जो पहले केंद्र सरकार के जीएसटी बिल के पास होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब जीएसटी के लागू होने में महीने से भी कम समय बचा है तो वो इसका विरोध करने लगा है। देश की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट माने जाने वाली रोहतक की शौरी कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने कपड़े पर जीएसटी का विरोध किया है। व्यापारियों ने सरकार से कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग की है। क्लॉथ मार्केट 80% व्यापारिक कपड़े में हैंड टू माउथ है, जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन ही नहीं कर पाता था, ना तो रिटर्न भरता है कि उसकी इनकम ही 2 लाख रुपए है। अगर वो जीएसटी लगने से उसको एक तो मुनीम चाहिए, ना तो वो मुनीम अफोर्ड कर सकता है। वो अपनी इनकम ही जब 2 लाख रुपए नहीं है और आज मुनीम 20,000 रुपये मांगते हैं तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा जीएसटी कपड़े पे। और हर महीने रिटर्न भरनी है, वो कहीं 10 दिन के लिए बीमार हो गया तो वो रिटर्न नहीं भरेगा, तो कैसे रिटर्न भरेगा? उस पर गवर्नमेंट उनको कैद करने के जा रही है और फाइन लगाने का जा रही है। साल में 37 रिटर्न, सीए के खर्चे, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। प्रदेश में धरना प्रदर्शन और हड़तालों का दौर जारी है। सरकार एक है और मांगे उठाने वाले अनेक। अब देखना होगा कि किस किस की मांग सरकार पूरी कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। बड़ी बात में जो आज का हमारा मुद्दा है वो आपने देखा होगा, हमारी मांगे पूरी करो। कितने विभागों के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं या कोई हड़ताल पर जाने की कह रहा है। और पिछले कई सालों से मैं खुद देख रहा हूं कि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल तो मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं कि थोड़े थोड़े समय बाद इनकी हड़ताल होती है, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन कोई समझौता सरकार के बीच और इन कर्मचारियों के बीच नहीं हो पाता। फिर दोबारा चक्का जाम होता है, परेशानी होती है आम नागरिकों को, आम लोगों को। और बाकी आपने देखा कि जो जेबीटी टीचर्स हैं या दूसरे जो कर्मचारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, बहुत से लोग हैं अपनी अपनी मांगे लेकर धरना प्रदर्शन अनशन करने को मजबूर हो गए हैं। आज का हमारा मुद्दा यही है कि क्या सरकार से मांग मनवाने के लिए ये आखिरी हथियार है? धरना देना, प्रदर्शन करना या अनशन पर बैठना और फिर पुलिस आती है, लाठीचार्ज होता है या और भी बहुत कुछ। इसी पर चर्चा करेंगे। या फिर इतने विभागों के कर्मचारी हैं वो हरियाणा में हड़ताल पर हैं, क्या सरकार इनकी बात नहीं सुन पा रही है? अगर सुन रही है तो फिर ये अपनी मांगे मनवाने के लिए ऐसा रास्ता क्यों अख्तियार कर रहे हैं? इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान आज शामिल हैं, मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं बीजेपी की ओर से, मेरे साथ अशोक शेरवाल साहब हैं आईएनएलडी की ओर से, मेरे साथ वेणु अग्रवाल जी हैं कांग्रेस की ओर से और मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी बलवंत अक्षक जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आपने देख लिया जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, कितने तरह के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और कल से चक्का जाम भी हो रहा है हरियाणा में। तो क्या सरकार को खबर नहीं है? सरकार के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है? तो सरकार संजीदा नहीं है क्या इनकी मांगों को लेकर? नहीं सर मित्र जी, सरकार संजीदा भी है और सरकार संवेदनशील भी है जी। लेकिन इस आंदोलनों के जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, उसकी कई वजह है। एक वजह तो यही है कि जो ये आंदोलन हमें मिले हैं वो विरासत में मिले हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस तरह से भर्तियां की, जिस तरह से लोगों को लगाया, वो लगाना उनका सिस्टम ठीक नहीं था जो हमें विरासत में आगे मिला। दूसरा कारण है कि इन्हीं लगाने के कारण से
कोर्ट की लिटिगेशन में बहुत से मामले चले गए, जिसमें कि सीधा सीधा माननीय हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। तीसरी बात, जब कुछ परिवर्तन आते हैं, क्योंकि ढर्रे पे जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, जो पिछली सरकारें से, यानी कि हरियाणा बना है 1966 में, तो 50 साल बने हो गए। उस ढर्रे पे जो प्रशासन या शासन चल रहा था, उससे हटकर के हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है, हरियाणा में एक वर्क कल्चर लाना चाहती है, हरियाणा को लोगों को सुख सुविधाएं देना चाहती है, हरियाणा के कर्मचारियों को वो समय पर आए, पूरा काम करें और जितनी तनख्वाह लेते हैं उसके हिसाब से वो अपना सिस्टम चलाएं। ठीक है। तो इसको सब कुछ करने के कारण से कुछ लोगों तक दिक्कतें हो रही है, जिसका परिणाम ये आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये सारे जो आंदोलन है, अभी आपने देख लिया होगा कि देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं, उनके पीछे किन लोगों की भूमिका है, किन लोगों का हाथ है, किन लोगों को भड़काने के काम है। कुछ वो भी कारण है जिसके कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम कर्मचारी नेताओं से, आम जनता से और जितने लोग इस आंदोलन में चले हैं, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि चीजों को समझें। इतना कठोर जो स्टेप वो लेते हैं, जो कदम वो उठाते हैं, उसको लेने से पहले जो व्यवस्था है उसको समझें। और सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। सरकार के बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, वो आए। हमने कई दौर की बातचीत की है और उनके कहे मुताबिक, जो कर्मचारी नेता कहते हैं उसके मुताबिक हमने चीजों को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो चीजें आगे बढ़ा रहे हैं उसको पूर्ण होने में कुछ तो समय लगेगा। तो धैर्य रखना चाहिए और सरकार के फैसलों का इंतजार करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। चलिए, एक तो आपने कहा कि ये आपको मिले हैं पिछली सरकार से, दूसरा आपने कहा कि इन धरनों के पीछे कौन है, आपका इशारा कहां है? नहीं, इशारा तो मैं नहीं बता रहा हूं, आपके चैनल्स ही बता रहे हैं। चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। चैनल्स नहीं बता रहे कि कौन इसके पीछे है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मीडिया के ऊपर चल रहा है। ये आपके नेता कह रहे हैं कि इस, हमारे नेता नहीं कह रहे, आपके नेता कह रहे हैं। और सोशल मीडिया पे या टीवी के ऊपर किसकी खबरें चल रही हैं, किसके बयान आ रहे हैं, कौन दिखाई दे रहा है भड़काता हुआ? क्या हमारा देश सोशल मीडिया से चलेगा? क्या हमारा देश सोशल मीडिया से चलेगा? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। सीधा वायरल हुआ है। मीडिया अपनी ओर से थोड़ा कहेगा कि धरनों के पीछे, मैं कह रहा हूं वायरल हुआ है, वायरल हुए हैं, लोगों कहते हुए कि थानों को जला दो। अरे कैसे ही इस तरह से हो रहा है? ये पीछे जो हरियाणा में एक पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कहते हुए पाए गए कि भैया हमारे यहाँ आपकी सरकार ने क्या उनको पकड़ लिया है? क्या आपकी सरकार ने पकड़ लिया उन लोगों को? अगर आप कहते हैं कि ये सरकार कानून के हिसाब से काम करने वाली है। हम हर व्यक्ति को ये सरकार मौका देती है, कानून के हिसाब से सब चीजें चल रही है। हम किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती कुछ चीजें करके या ये अपने ऊपर तोहमत नहीं लेना चाहते कि इन्होंने कानून से ऊपर कुछ करके काम किया। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी है उस दोषी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को कोई सजा नहीं दी जाएगी। चलिए वेणु जी, गलत किया है तो उसकी सजा वो भुगतेगा। वेणु जी, सीधा सीधा अटैक आपकी पार्टी पर हो रहा है कि पिछले 10 साल जो सरकार रही हरियाणा में, खासकर वो कांग्रेस की सरकार थी, और वहां से ये आंदोलन चले आ रहे हैं और इनको मिले हैं, इनहेरिट्स ये मिले हैं। और दूसरा जो निशाना था वो भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की ओर था कि इन आंदोलनों के पीछे कौन है, ये भी आप समझ लीजिए। तो आपका क्या मतलब है कि ये जो मांगे हैं वो जायज नहीं है? क्या मतलब कि ये पहले से चली आ रही हैं, आपकी पार्टी ने कोई समाधान नहीं निकाला है, और क्या इन आंदोलनों के पीछे आपकी पार्टी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी प्रदर्शनकारी अपनी खुशी से प्रदर्शन नहीं करता। जब लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, वे दुखी हो जाते हैं और दुख की एक चरम सीमा तक उनकी जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो ही वे मजबूर होकर सड़कों पर उतरते हैं। ठीक है। आज गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कितनी छात्राएं, कितने विद्यार्थी, कितने हमारे भाई बहन सड़कों पर पड़े हुए हैं। क्या उन्हें शौक है कि वो सड़कों पर आएं? क्या उन्हें शौक है कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से यह रास्ता अख्तियार करें? उनकी मजबूरी है, तभी वे आज सड़कों पर आए हैं। क्योंकि ये सरकार, शायद ये बात मैंने पहले भी कही थी, यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है, यह बात को नहीं सुनती है। लेकिन जब मामला बिल्कुल अंत तक पहुंच जाता है कि अब तो हमारी मांगे पूरी करने के लिए जब प्रदर्शनकारी उतर आते हैं, तभी सरकार के कान पर जूं रेंगती है और वह कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी नाकाम हो जाती है। पिछले कितने केसेस हमने देखे, हमारी छात्राएं जब रेवाड़ी में स्कूल अपग्रेडेशन के लिए सड़कों पर उतरी, वे बेचारी बेहोश हुई। ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई, इनकी मांगों पर आप क्या कहेंगे? इनकी मांगों पर मैं यही कहूंगी कि सरकार आज किसी भी मांग को पूरा करने में असफल रही है। और सरकार, और जहां तक ये हमारी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आज इनके पास और कुछ भी नहीं बचा है कि क्योंकि अगर कुछ कमी हमारी पार्टी में रह गई है, हम तो मानते हैं अगर कुछ कमी रह गई है तो आज जनता ने आपको मौका दिया है, आप उसको पूरा कीजिए ना।
ये आंदोलन तो हम पिछली सरकार में भी देख रहे थे, जब आपकी सरकार थी, ये रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन और चक्का जाम तो आपकी सरकार में भी देखिए आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन आंदोलन इस सीमा तक होते हैं वे शायद अब पहली बार ही इस हमारे इतिहास में हुआ है। और यूं ही नहीं, लोगों ने इतने साल तक किसी और सरकार को चुना, क्योंकि लोग जानते हैं कि काम भी केवल कांग्रेस ही कर सकती है, नतीजे भी केवल कांग्रेस ही ला सकती है। लेकिन कुछ कमियां अगर हमारी सरकार में रह गई हैं तो जनता ने आज इनको मौका दिया है, ये उसको पूरा करें, ये दिखाएं करके उसको, जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको पूरा करें सरकार। चलिए, जनता ने मौका दिया है बीजेपी को, सेंटर में भी और हरियाणा में भी, दोनों और सरकार जो बीजेपी की है। लेकिन अगर आज हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो पूरे हरियाणा में आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हों। शेरवल साहब, मैं आपके पास आता हूं। शेरवल साहब, आपको क्या लगता है, ये जो मांगे हैं बहुत लंबे समय से कुछ विभागों की चली आ रही हैं, कुछ अभी हुई है, किसानों की बात करें या रोडवेज की बात करें तो ये बहुत लंबी है, जीएसटी की बात करें तो वो अभी की है, मान करें। आपको क्या लगता है कि लंबे समय से जो कर्मचारी हैं या जो जेबीटी वाले हैं, जो दूसरे हैं, इतने लंबे समय से वो थोड़े थोड़े समय बाद धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर उनको बिठा लिया जाता है, लाठीचार्ज हो जाता है, सरकार तक बात पहुंचती भी है, बातचीत भी होती है मुख्यमंत्री से, लेकिन फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या लगता है ऐसा ही चलता रहेगा हमारे देश में? देखिए सर्वमित्र जी, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम पूरे प्रदेश को, जो प्रदेश के अंदर हालात आज गुजर रहे हैं, वो आप पूरे इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को आप दिखाने का काम कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जनता, हर वर्ग, कर्मचारी चाहे व्यापारी चाहे किसान चाहे बहन बेटियां हैं, कोई भी है, त्राहिमाम है, यानी कि हर वर्ग आज सरकार से दुखी है। इस चैनल के माध्यम से आज देखने को पूरी जनता को मिलेगा। ठीक है, मैं इसी चीज को लेकर के, क्योंकि आज जो सरकार कर रही है, जो आज ये धरने हो रहे हैं, धरनों के पीछे सबसे बड़ा हाथ है सरकार का। इसका कारण है, मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा, ये मैं एक संकल्प पेपर लेकर के आया हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो इन्होंने दिया था 197 वायदे, इसमें मैंने गिनती की है 197 वायदे। इन 197 में से सरकार ने एक भी पूरा नहीं किया। जब वायदा पूरा नहीं किया तो जनता फिर कहां जाएगी? सरकार उनकी वायदे पूरे नहीं कर रही है तो फिर तो सड़कों पे ही आएगी, और यदि सड़कों पे वो उतरते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं, कहीं गोलियों से भूना जाता है, कहीं मारा जाता है। तो सरकार, मैं कहता हूं, अपनी मनमानी तरीके से आज जनता के हकों को दबाना चाहती है, उनकी आवाज को दबाना चाहती है, जो प्रजातंत्र में कहीं भी वाजिब नहीं है। तो आज मैं कहना चाहूंगा, ट्रांसपोर्ट की आज हड़ताल के बारे में कहना चाहूंगा, आज चक्का जाम हो जाएगा 12 बजे से। ठीक है, इसके पीछे सीधा सीधा सरकार का हाथ है। मैं प्राइवेट बसेस के ऑपरेटरों से भी बात करके आया हूं, मैं कर्मचारियों से भी बात करके आया हूं। ठीक है, एक तरफ तो कर्मचारियों से, रोडवेज कर्मचारियों से कहते हैं कि हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट ओनर्स को कहते हैं कि आप अपनी बसें चालू ही रखो। ठीक है, और तो जो प्राइवेट ओनर है, वो 2016 का जो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा, उसके माध्यम से वो बसेस चालू कर रहे हैं। और लेकिन एक तरफ रोडवेज प्राइवेट ओनर को कहते हैं कि आप बसेस चालू करो, लेकिन सरकार के अफसरों को कहते हैं कि इनकी बसों को चलने ना दिया जाए। तो ये दोगली नीति अपना करके, ये मैं कहता हूं, रोडवेज कर्मचारियों को भी बहलाने, गुमराह कर रहे हैं, और प्राइवेट ओनर को भी गुमराह कर रहे हैं। आज किसान को इसमें वादा किया गया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? यदि स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला देकर के सरकार बनाते हैं, यदि वो अपनी मांग पूरी करने के लिए धरना करते हैं तो उनको गोलियों से मारा जाता है। इसी तरीके से किसान कर्मचारी कहते हैं कि हमें पंजाब वेतन लागू किया जाए, तो तब चुनाव में उतरते हैं तो कहते थे हम पंजाब का वेतन लागू करेंगे, लेकिन आज कर्मचारी मांगते हैं तो उनको गोलियों से भूना जाता है। तो ये दोगली नीति आज सरकार है, ये राज सरकार बिल्कुल हर कदम पे फेल हो चुकी है। और अपनी नैतिकता के आधार पे आज मुख्यमंत्री को अपनी सीट पर बने रहने का कोई दायित्व नहीं है, उनको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज सरकार बिल्कुल हताश हो चुकी है, इनके जनता के अंदर आज त्राहिमाम है। चलिए, ये जो आपने बोला इसका जवाब तो खैर जो बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं वही देंगे। उससे पहले तक्षक साहब, मैं आपके पास आ जाता हूँ। तक्षक साहब, अभी हमने सुना एक कर्मचारी नेता कह रहा था कि चक्का जाम करना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। मतलब इस तरीके के हर कर्मचारी की यही जुबान है कि हमारा कोई शौक नहीं है, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, लाठीचार्ज हमारे पे हो रहा है।
मतलब क्या यही एक सॉल्यूशन आखिरी रास्ता है कर्मचारियों के पास कि अब बात नहीं बन रही तो धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, सरकार के कर्मचारी अधिकारी हमारे पास आएंगे, हो सकता है हमारा सरकार से बातचीत करवाएं, मुख्यमंत्री साहब से बातचीत है हो और हमारा कुछ हल निकल आए, जैसा हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों से। क्या लगता है कि यही रास्ता बच गया है हमारे पास? सर मित्र जी, ये तो जब हड़ताल पे जाता है कर्मचारी, हाँ, वो उसके पास आखिरी विकल्प होता है, धरने पे बैठता है, वो आखिरी विकल्प है। इससे पहले सरकार को एक मांग पत्र दिया जाता है, उसके साथ बातचीत का दौर चलता है, आश्वासन मिलते हैं और बहुत सारी मांगों पर हाँ भी हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो कोई भी मांग इतनी आसानी से होती नहीं है। ठीक है, मजबूरन उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है और जाहिर है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कौन अपनी मर्जी से सड़कों पर बैठना चाहेगा। जी, अभी डॉक्टर संजय शर्मा जी जो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिली, कुछ कानूनी दिक्कतें आई। हाँ, देखिए 20,000 टीचर्स की कमी हरियाणा में है। ठीक है, हुड्डा सरकार ने जाते जाते 9,455 टीचर भर्ती किए जेबीटी के। ठीक है, और उनको नियुक्ति नहीं मिली। ठीक है, नियुक्ति उनको उम्मीद थी कि हमको हुड्डा सरकार में नियुक्ति नहीं मिली, नई जो सरकार आ रही है वो हो सकता है हमको हमारी मांगों पर ध्यान दे और बच्चों की पढ़ाई के भविष्य को देखते हुए हमको नियुक्ति दे दे। हाई कोर्ट में ये मामला गया बीजेपी की सरकार में। ठीक है, और एकल बेंच ने फैसला दिया कि इन टीचर्स को नियुक्ति दे दी जाए। ठीक है, 1 महीने का समय था। आप देखिए कई बार सरकार कितनी जल्दी करती है कि संडे को भी ज्वाइन करा देती है। बिल्कुल, लेकिन 1 महीने के दरमियान जीबीटी टीचर्स को नियुक्ति नहीं दी गई और वो केस डबल बेंच में चला गया। अब डबल बेंच में चला गया, स्टे हो गया, तो सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन 1 महीने का समय था उनके पास करने के लिए। ठीक है, और फिर डबल बेंच ने भी कह दिया उनको लगा दीजिए। ठीक है, तो आपने नियुक्तियां दे दी, उनमें से पहले तो 32 महीने तो वो लड़ाई लड़ते रहे नियुक्ति की। ठीक है, अब उनको कुछ दिन लगा के 1200 टीचर्स को फिर हटा दिया। अब वो फिर धरने पे इसीलिए बैठे हैं कि हमको लगा दो। इससे भी बड़ी बात, जो मधुबन फोरेंसिक लेबोरेटरी में कुछ जेबीटी टीचर्स के अंगूठे के निशान या जो दस्तखत नहीं मिल रहे हैं जी, उस पे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई और मधुबन फोरेंसिक लेबोरेटरी को कहा कि आप इतने दिन से रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, यानी कि वो यही रिपोर्ट नहीं दे रहे कि भाई कौन गलत है कौन सही है, किसको जो सही है तो उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए, उसमें भी देरी की जा रही है। और मुझे याद आ रहा है कि अनिल विज साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था एक बार कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन, यानी कि कोई कर्मचारी चाहे वो ठेके पर है, चाहे वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है, अगर वो एक सरकारी नियमित कर्मचारी वाला ही काम कर रहा है तो उसको वेतन में इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक हरियाणा में लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ, ठेका प्रथा भी बंद नहीं हुई है। ठीक है, तीसरा मैं एक जो अतिथि शिक्षकों की बात करना चाहूंगा जी। अतिथि शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि हुड्डा सरकार उन्हें नियमित करेगी। ठीक है, हुड्डा साहब ने ये कहा कि हम आपको नौकरी से नहीं हटाएंगे और 10 साल उन्होंने उनको नौकरी से नहीं हटाया। ठीक है, पर फिर भी उनको ये था कि हम किसी भी तरीके से नियमित हो जाए और उन्होंने राज बदलने के लिए वोट दिया। ठीक है, राज बदलने के बाद भी आज भी अतिथि शिक्षकों के हालात वैसी ही है, उनको पहले भी आंदोलन करना पड़ रहा था, अब भी आंदोलन करना पड़ा, उनको नियमित करने का मामला अभी सिरे नहीं चढ़ा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों से भी राय लेना चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि क्या यही सॉल्यूशन है अपनी मांगे मनवाने का, कि हम हड़ताल करें, हम धरना करें, हम प्रदर्शन करें सरकार तक तभी बात पहुंचे। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही है तो आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं या कोई सवाल भी हमसे कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर एक नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं कि क्या यही एक सॉल्यूशन बचा है या कोई और रास्ता भी हो सकता है। संजय शर्मा जी, आपके पास सबसे पहले तो जैसा शेरवाल साहब ने कहा कि आपकी सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, प्रदेश में एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से वादे अभी किए हैं, जो संकल्प पत्र आपने दिया था। दूसरा, जैसा कि तक्षक साहब कह रहे हैं कि ना तो जेबीटी टीचर्स और जो दूसरे अध्यापक हैं, अतिथि अध्यापक, वो बनता था कि आप उनको कुछ नियमित कर दें या उनको नौकरी दे दें, लेकिन वो भी बेचारे आज तक हड़ताल पर हैं। जी देखिए सर्वमित्र जी, हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। ठीक है, नौकरियां मेरिट के आधार पे देंगे और इन सब में भी पारदर्शिता रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर आज भ्रष्टाचार ऊपरी लेवल पर समाप्त हो गया है, अगर कहीं है नीचे लेवल पर, लेकिन वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियों में आप देखेंगे कि पहली सरकारों के समय 4-4 महीने रिजल्ट नहीं आता था SCS का या किसी भर्ती का। आज जो इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू होने के 24 घंटे के अंदर अंदर SCS का रिजल्ट आ जाता है और SCS में भी रिक्शा वाले का और चाय बेचने वाले का बच्चा SCS भर्ती होता है, जो
खुद कहते हैं कि हमने ये देखा है कि सरकार के अंदर कितनी पारदर्शिता है, नौकरियों के अंदर टेस्ट किस ढंग से हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनको कहीं पहुंच नहीं थी। कोई उदाहरण देंगे सर, कोई उदाहरण देंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि एक चाय का वाले का बच्चा, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं कोई झूठ बात कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। 56 लोग भर्ती हुए SC/ST में, ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल सकते हैं सूची को और देख सकते हैं कि कौन लोग है। वह किसी का रिश्तेदार नहीं है, जैसे पिछली सरकार में होता था कि कोई AG है उसका रिश्तेदार लग गया, कोई मंत्री है तो उसका रिश्तेदार लग गया, किसी MLA का बेटा लग गया, मुख्यमंत्री के परिवार से लोग लग गए। इस तरह से इस सरकार में नहीं होता है। ये जो हमने वायदा किया तो वो वायदा हमने पूरा किया है। अच्छा। हमने ये कहा था कि हम गांव के अंदर विकास करेंगे और पढ़ी लिखी पंचायतें देंगे। हमने पढ़ी लिखी पंचायतें दी। आज गांव के अंदर गांव की पंचायत जो है उस जो चलिए 2.5 साल में वादा, मैं जब वायदे गिनाने शुरू करूंगा मुझे लगता है कि 1 घंटा कम रहेगा। जितने हमने वायदे किए कोई भी हमने 50% से ऊपर पूरे कर दिए। कोई भी 5 गिनवा दीजिए सर, कोई भी 5 गिना तो रहा हूं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, हमने नौकरियां मेरिट के आधार पर दी है, हमने सर्वस्पर्शी और पूरा सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम किया। 90 के 90 विधानसभा के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमको चूज और पिक के हिसाब से काम नहीं कर रहे। हम हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो हमने कहा था उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि हम हरियाणा में गोवध कर देंगे, गोवध को बंद कर देंगे, हम उसका सबसे पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा कानून लेकर गए। हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर किसानों की दशा सुधारने के लिए काम करेंगे, हमने उसके लिए काम किया है। आज हमने जोखिम उंगलियां उठ गई हैं, हमने फसल बीमा योजना लागू की है। इन्होंने किसानों की दशा बहुत सुधारी है, वो तो आज हम देख ही रहे हैं कि कितनी किसानों की दशा सुधरी है। आज हमारे किसान भाई, क्या कसूर है उनका? सिर्फ यही कसूर है ना कि अगर उनकी छत भी टपकती है तो वे भगवान से कहते हैं कि हे भगवान बारिश बरसा देना। इतने गरीब इतने मजबूर भाइयों को आज इनकी सरकार में प्रशासन ने गोलियां मारकर सड़कों पर 50 साल कांग्रेस का शासन हरियाणा में है, देखिए 60-65 साल देश में है। चलिए हम डिबेट ही करें तो ज्यादा अच्छा है। शेरवाल साहब आप बताइए कि आपने कहा था और उन्होंने कई काम गिनवा दिए, क्या है वो? मैं बताता हूँ काम तो कौन सा किया है पूरे की पूरे टेन्योर के अंदर। मैं काम बदला देता हूँ, आधा टाइम हुआ है, जितना टेन्योर हुआ है उसमें मैडम मैं बता देता हूँ शर्मा जी को, यदि इनको ज्ञान नहीं है क्या क्या काम किया है, इनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि इन्होंने इन 3 सालों में क्या काम किया है। इन्होंने किया है गीता, गाय और सरस्वती, इन 3 के अलावा कोई चौथा काम इन्होंने प्रदेश के अंदर अब तक नहीं चाहते। हरियाणा की संस्कृति दुनिया में फैले। जो 197 वादे हैं इनमें से बताओ क्या किया है? तो इसमें से कहीं नहीं है, इनमें से 3 के अलावा बताओ कौन सा किया है? कोई दूसरी बात इन्होंने पारदर्शिता की बात की, तीसरी बात विकास की बात करी, ठीक है, दूसरी एक बात करी भ्रष्टाचार। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आज ही की बात करना चाहूंगा। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है, दैनिक भास्कर में ये कहा, मुख्यमंत्री की मैं तारीफ करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अवैध माइनिंग को रोका जाए, बड़ी अच्छी बात है, रुकनी चाहिए। लेकिन आज दैनिक भास्कर में ही छपी है कि किसी अफसर ने अवैध माइनिंग को रोकने की कोशिश की, उस व्हीकल को रोकने की कोशिश करी, तो एक ही राज्य मंत्री है प्रदेश के अंदर, पेपर में है ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट उसका फोन आता है कि मेरे किसी जानकार की गाड़ी है, इसको छोड़ दिया जाए। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये गाड़ी की बात नहीं है, डेली सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं। जाइए छछरौली के अंदर देखिए, जाइए सढौरा के अंदर देखिए, मैं पूरे हलकों में रात को घूमता हूँ, सारे हम घूमती हैं। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या थानों में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या मैं कहता हूँ हर जगह भ्रष्टाचार है। आप तहसील में चले जाइए, जहां मर्जी चले जाइए, कौन से यानी भ्रष्टाचार की कहां पर रुका है बतला दीजिए मुझे। जहां कर विकास की बात कर रहे हैं, जहां पर ये बात कर रहे हैं हमने सबका विकास किया है, मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर इतनी चरमरा चुकी है। शेरवाल साहब जो इनका कहना है कि रागजनी की घटना प्रदेश के अंदर है, लेकिन आज प्रदेश की सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो मैं कहता हूँ आज कौन सा विकास करें, कौन से शेरवाल साहब जो इनका मोटी बात जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से नौकरियां दी हैं, मतलब एक गरीब का बच्चा भी नौकरी उसको मिली है। वो मैं जानना चाहता हूं। 1,18,000 नौकरी मैंने कह रहा हूँ। श्री अभिमन्यु जी की जो कमेटी बनी थी उन्होंने खुद कहा था कि प्रदेश के अंदर अभी भी 1,18,000 वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। उनके बारे में बताइए कि कितनी भरी गई हैं। शर्मा जी मुझे बताएं, डाटा दें मुझे। ये मैं आप ही की कमेटी के बारे में बोलना चाहता हूं कि 1,18,000 वैकेंसी प्रदेश के अंदर खाली पड़ी है, लेकिन उनकी दिशा, उनको भरने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल और केवल आज एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एडवर्टाइज नहीं तो एडवर्टाइजमेंट होती थी तो अगले दिन फॉर्म भरना शुरू हो जाता था। लेकिन इनका रूल क्या है?
आज एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो 3 महीने के बाद फार्म मांगे जाते हैं, वो 3 महीने में भूल जाएगा कौन वैकेंसी निकलिया, कहाँ निकलिया, नहीं निकलिया। तो इसका मतलब है 3 महीनों में बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है कि इतने सारे कर्मचारी यूनियन आज सड़कों पर क्यों हैं, हड़ताल क्यों कर रहे हैं, अनशन पर क्यों बैठे हैं। अगर सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास है, हरियाणवी एक का नारा अगर वो लगाती है, तो फिर ये कर्मचारी संगठन आज सड़कों पर क्यों है? इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. University. Think success. Think MMU. बॉक्स ऑफिस पर किसने लगाया तड़का? तो वही कैमरे को देखकर कौन है भड़का? सिल्वर स्क्रीन पर कौन हुआ महंगा तो कौन सस्ता? फेज 3 की गॉसिप के साथ ही सेलिब्रिटीज के लिंकअप और ब्रेकअप। Bollywood to Hollywood, Bollywood to Jollywood. Everything in Masala Matinee. Every day at 2:30 PM. भरोसेमंद पत्रकारिता, आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे, सबसे अलग अंदाज में, जो बनेगी आवाम की आवाज। देश दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। आपकी आवाज, सच और झूठ की पड़ताल, हर हरकत पर नजर, कुछ नहीं छिपेगा। इंसाफ का हथियार, खबरें अभी तक, एहसास सच का। कौन किस हरियाणा की दलदल में हिमाचल में देश की राहों में फैशन जगत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है, हमारी मांगे पूरी करूं। हरियाणा में इतने सारे कर्मचारी जो संगठन है वो अनशन पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं और कोई कैसे प्रदर्शन कर रहा है। सरकार से मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तक्षक साहब आपके पास आता हूँ, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही अब एक दौर सा आ गया है हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का, ये सारी चीज़ें जो हैं? और हरियाणा में अगर इतने धरना प्रदर्शन और हड़ताल अगर हो रही हैं तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं और क्या सरकार टैकल नहीं कर पा रही सही तरीके से इनको? देखिए सौमित्र जी, जिद तो किसी की है नहीं कि हड़ताल पर जाए। हाँ जी। जब तक कर्मचारी तंग नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, वो हड़ताल पे नहीं जाएगा। ठीक है। और मैंने जैसे पहले बताया कि एक प्रोसेस है हड़ताल पे जाने का भी। हाँ। या ये नहीं कह सकते आज से आज हम हड़ताल पे चले जाएंगे। सरकार की नॉलेज में सारी बात होती है। हाँ।
जब से मौजूदा सरकार बनी है उसको आंदोलनों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, वो लगे हुए थे, उन्होंने नियमित करने के लिए हड़ताल की, उनकी छुट्टी होने की संभावना थी, उनको लगता था घर भेज दिया जाएगा, वो अपना संघर्ष कर आके सड़कों पर बैठ के उतर के सरकार को किसी तरह से मना पाए। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने हड़ताल की, जेबीटी शिक्षकों का 32 महीने से जो चल रहा था वो आपने देखा ही होगा। रोडेज कर्मचारी चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं। नगर पालिका के कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दे चुके हैं। इससे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, फिर विज साहब के साथ उनकी बातचीत हुई, कुछ बर्खास्त किए और उनकी मांग मानी गई। ऐसे बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल की थी। कुल मिला के कर्मचारियों का कोई सही महकमा हो जाए, ठीक है, सब में एक असंतोष का भाव है। या सरकार 7वां वेतन आयोग भी दे चुकी है। जो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने जो ये कहा था कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 7वें वेतन आयोग को लागू कर रहा है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कर्मचारियों में असंतोष है तो ये मतलब एक चिंता की बात है। मुख्यमंत्री के लिए भी देखिए, कर्मचारी भी एक तरह का बड़ा वोट बैंक है, किसान भी एक बड़ा वोट बैंक है, व्यापारी भी एक बड़ा वोट बैंक है। और अगर चारों तरफ ही अगर सरकार के खिलाफ नाराजगी का भाव है तो उस नाराजगी को चुनाव से पहले दूर करने की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। अग्रवाल जी, वेणु जी आपके पास आता हूँ। वेणु जी, आपकी 10 साल का जो रहा कार्यकाल, उसमें भी बहुत सारे आंदोलन प्रदर्शन हुए हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में वोट बैंक भी खिसका है। जितना भी कर्मचारियों को होता है कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर गया है और उनको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद बीजेपी आएगी, सरकार आएगी, बड़े बड़े वायदे दावे किए जा रहे हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। अब क्या लगता है कि इस सरकार में भी 2.5 साल बीत गए हैं, 2.5 साल बीतने के बाद भी अगर इतने धरना प्रदर्शन हड़ताल हो रही है, आपको लगता है कि ये जो वोट बैंक है, अगर आने वाले 2 सालों में बीजेपी ने नहीं कुछ किया इन सब के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फिर खिसक के कहीं और जा सकता है? देखिए, खाली वोट बैंक की बात नहीं है। हम सत्ता में इसलिए आते हैं ताकि हम जनता की जरूरतों को पूरा कर सकें। और जब हमने इनको मौका दिया, जनता ने इनको मौका दिया, तो 5 साल इनके पास थे, जिसमें से 2.5 साल गुजर चुके हैं और आज जनता पूरी तरह से बेहाल है। चाहे वह कोई भी वर्ग हो, आप देख ही रहे हैं, किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है। जीएसटी का देखो इन्होंने क्या किया है। आज हमारे पास जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरी हैं और आज हमारे ये लैब टेक्नीशियंस का इन्होंने आफ्टर आंदोलन ही उनकी कुछ बात बनने को आई। तो इस तरह से करते हुए कि हम कहते हैं कि जब जनता ने इनको मौका दिया तो क्यों नहीं, जनता तो ये कह रही है कि आज हमारी भूल कमल का फूल। क्यों आज भाजपा पार्टी फेल है? हर मुद्दे पर जनता की जरूरतों को पूरा करने में भाजपा आज कतई फेल पार्टी है। संजय जी, आपके पास आ जाता हूं। संजय जी, जिस तरीके से मेरा सवाल उनसे था वही सवाल मेरा आपसे है। आप कह रहे हैं कि ये हमें इनहेरिट्स में मिला है, निश्चित तौर पर उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि आपकी सरकार बनवा दी इन कर्मचारियों ने, इन शिक्षकों ने, जिन जिन की भी मांगे वहां पर पेंडिंग थी। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन आपको लगता है कि सरकार नहीं सुन पा रही है 2.5 साल बीतने के बाद भी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है? मित्र जी, आप देखिए जो हड़तालें चल रही हैं, सबसे पहले हम रोडवेज की हड़ताल की बात करें। बिल्कुल, रोडवेज के कर्मचारी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए रोडवेज का। हमने भी कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, ठीक है, जो आप कहेंगे उसी हिसाब से करेंगे। 2016-17 की जो हमने निजीकरण की पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी को हमने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया कि हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। और फिर 8 यूनियन को साथ बिठाया, उन्होंने कहा कि आप जिस रूट पे कहते हैं उस पर प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। 8 यूनियन ने चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ के, परिवहन मंत्री के साथ बैठ के जो तय किया कि 472 या इतने रूट हैं जिसके ऊपर कि हम परमिट दे सकते हैं, तो हमने जो उन्होंने कहा हमने वो माना। अब वो कहते हैं कि जो आपकी 273 रूटों पे बसें चल रही हैं, 853 उनको आप बंद किए। हमने कहा कि अगर एकदम उसको विड्रॉ कर लेंगे तो लोगों की जो सुविधा है, हमने जनता को भी तो हम जवाबदेही है, उस जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसको हम कैसे नकार सकते हैं? नए परमिट जब तक नहीं आते, जब हम तक बेड़ा हमारी रोडवेज में नहीं जुड़ जाता, जब तक हम उनको नहीं कर सकते वापस। लेकिन अब वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि इसको तुरंत करो। सिस्टम से चीजें होती हैं तो उस जिद के कारण से ये चीजें आगे नहीं बढ़ रही। जेबीटी टीचर्स की बात अभी बलवंत जी कर रहे थे। देखिए, बलवंत जी ने कहा कि उनको टाइम था, हरियाणा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था। उससे पहले लोग कोर्ट के अंदर जाकर खड़े हो गए। जब कोर्ट ने कह दिया कि किसी को आपने ज्वाइन नहीं कराना है, तो हम कैसे ज्वाइन कराते? जब कोर्ट ने वोकेट की वो स्टे, तो हमने जैसे ज्वाइन करना शुरू किया, फिर कोर्ट ने स्टे कर दिया कि आप उसी मेरिट के आधार पे करें जो आपके 9,000 9870 जो टीचर्स हैं
और मेरिट बनाइए, संयुक्त मेरिट बनाइए, जो बाद में भर्ती हुई आपकी 2012 में 11 में हुई और 2013 में हुई, उसकी संयुक्त मेरिट बना करके और उस हिसाब से भर्ती कीजिए। अब उसमें क्योंकि कोर्ट के बगैर हम कोर्ट को तो अवहेलना नहीं कर सकते, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। रही बात जीएसटी की, अब वेणु जी कह रही थी कि जीएसटी का इन्होंने क्या किया, अरे कांग्रेस का तो समर्थन है जीएसटी में, आपके पूरे केंद्र के जो आपका लोग हैं उन्होंने, और जो आपके प्रदेश जहां पे आपकी सरकारें हैं उन्होंने समर्थन किया है। कोई भारतीय जनता पार्टी अपने बुत्ते में थोड़ी लागू कर रही है, सबका सहयोग लेकर के सबने एक मुश्त जो कहा है। अब जीएसटी के कारण से कुछ लोग नाराज हैं, वो सड़कों पे उतर रहे हैं। तो ये सारा जो मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का जब परिवर्तन होता है, कुछ चीजें बदलती हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें आक्रोश आता है, और वो आक्रोश हम सहन कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने मित्र आदरणीय शेरवाल जी को कहना चाहूंगा कि कल सुबह मेरे साथ वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के यहां चले, मैं दिखाऊंगा उनको कि रोजाना कितने सैकड़े लोग आ रहे हैं, वहां पर भर्तियां चल रही हैं, लगभग 60,000 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें टेस्ट हो चुके हैं, इंटरव्यूज हो रही हैं या इंटरव्यूज होनी है। तो प्रक्रिया के हिसाब से होगी ना, ये तो नहीं है कि एक दिन में 60,000 को भर्ती कर लेंगे आप। एक दिन में 8 घंटे या 10 घंटे का ही टाइम तो होता है जिसमें इंटरव्यूज होंगी, उसी के अंदर जितने भर्ती कर पाएंगे उतने तो करेंगे। तो वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इनको मनाने के लिए अभी क्या किया जा रहा है? जो इतने यूनियन आए खड़े हैं रोड के ऊपर, इनको मनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार के दरवाजे खुले हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, सरकार सहानुभूतिपूर्वक हर किसी की मांग पर विचार करने के लिए तैयार है। अब आप देखिए कि हमने कहा कि जो 2 साल या 3 साल के कर्मचारी कच्चे लगे हैं उनको पक्का करने के लिए तैयार है। सरकार ने पॉलिसी बना दी, लेकिन कुछ लोग जाकर कोर्ट में खड़े हो गए और कोर्ट ने फिर स्टे दे दिया। अब कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए जब कोर्ट में स्टे है तो सरकार क्या करे उसके अंदर? हम कोर्ट के बाहर तो नहीं जा सकते। तो पिछली सरकार की जो विरासत की मैंने बात की थी कि जो ठेका प्रथा या जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी, और जो भाई भतीजावाद के कारण से जो बिना मेरिट के लोग भर्ती किए थे, क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर जो लोग भर्ती किए गए थे, उनके कारण से कुछ लोग कोर्ट्स के अंदर गए, जिसके कारण से लिटिगेशन हुई। तो वो जो सारा बोया हुआ है बीज, वो उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमारे 2.5 साल हुए हैं, लेकिन जो हमने 196 या 97, कोई 158 कह देते हैं, ये पहले ये तय करेंगे 158 है या 196 है। तो वो जो वायदे हमने किए हैं वो हमारे सारे वायदे प्रक्रिया में हैं, और हम हर जब 5 साल बाद जनता के बीच में जाएंगे तो अपना वही घोषणा पत्र और जो हमने किया है उसको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता से उसी आधार पर वोट मांगेंगे। तो इनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है शेरवाल साहब, तो ये मांग ही लेंगे, वोट तो ये मांग ही लेंगे, क्योंकि वोट के वक्त तो जो जुमले और जो ये झूठ छोड़ते हैं वो तो सारी जनता को पता है। मेनू जी आपके पास आता हूं, शेरवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? शेरवाल साहब, एक तो वो, और दूसरा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लगता है कि कोर्ट आड़े आ रहा है, कि मतलब जो भी हम कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर रुक जाता है, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, क्या ऐसा ही मामला है? सभी चीजों का समाधान कोर्ट नहीं है। कोर्ट का तो ये सहारा ले रहे हैं सरकार। कोर्ट की आड़ में ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये जितने भी यानी कि प्रदेश के अंदर आज आंदोलन चल रहे हैं वो केवल कोर्ट का नाम लेकर के अपने आप को बचाना चाहते हैं। ठीक है। जबकि संजय जी ने कहा, शर्मा जी ने, कि हमें ये विरासत के अंदर मिली है। विरासत के अंदर तो हम मानते हैं मिली है। कांग्रेस को तभी यानी कि नकारा पब्लिक ने, क्योंकि प्रदेश त्राही-त्राहीमान था, चाहे भ्रष्टाचार से, चाहे महंगाई से, चाहे कानून व्यवस्था से, चाहे किसान सड़कों पे संघर्षरत रहा उस समय कांग्रेस के राज में, सभी चारों तरफ त्राहीमान थे। उन्हीं चीजों से निजात पाने के लिए ये बीजेपी के लोगों को भी पता था कि प्रदेश के अंदर क्या है। उन्हीं चीजों को देखते हुए ये संकल्प पत्र लेकर के आए थे। उनको पता था विरासत में हमें क्या मिल रहा है, तो फिर ये विरासत क्यों समझते हैं? उन विरासत को लेकर के संकल्प तो इसका संकल्प को लेकर के क्या समाधान किया है? इस समाधान का क्या, इस विरासतों का क्या समाधान किया है? किसी किसान के बारे में, कर्मचारी के बारे में, या कानून व्यवस्था के बारे में, या भ्रष्टाचार के बारे में, महंगाई के बारे में, या बिजली पानी के बारे में, या स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, या एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई एक तो बतलाएं जो इन्होंने किसी का समाधान किया हो। केवल और केवल झूठी आवाज लूटते हैं। आप बताइए शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है? मैं कहता हूँ शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं आज प्रदेश के अंदर बदहाल हो चुकी हैं। आज किसान सड़कों पे पहले दिन से संघर्षरत है। प्रदेश के अंदर पहले दिन से सरकार बनी थी। मैं कहता हूँ सरकार को देखती है जनता, लेकिन जिस दिन से सबतली सरकार ने, उसी दिन से हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, उसी दिन से संघर्षरत, आंदोलन पे संघर्षरत है। यानी आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं कमी सरकार की है, उनका समाधान करने में ये नाकाम है। और इस नाकामी के कारण आज ये जो विरासत है हमें केवल कांग्रेस से नहीं मिली। अच्छा, ये इंडियन नेशनल लोक विरासत पता थी आपको क्या है, समाधान क्या किया आपने? समित्र जी आपको पता है समाधान क्या किया आपने? अभी भी जो एसएफएल में जो पड़े हैं ना केस जेबीसी के, वो पैर के अंगूठे भी लगवाए हैं लोकदल की सरकार ने। और उसके कारण से इनके दो नेता जेल के अंदर भी बैठे हैं। कई कर्मचारियों को भी मरवा दिया, 10-10 साल की उम्र सजा भुगत रहे हैं। मेरे को विरासत में दिया है। आप बीजेपी के नेता ही ये कहा करते थे कि कांग्रेस की कठपुतली है सीबीआई, पिंजरे का तोता है सीबीआई। लेकिन आज क्या चीज, आज सीबीआई को क्या पिंजरे के तोते से आजाद कर दिया क्या सीबीआई को? आपने बोला, टीवी में बोलते थे, आज स्टेटमेंट दिया करते थे हमारे कांग्रेस की सीबीआई पिंजरे का तोता है। मैं कहता हूं जो हमारे नेता, मैं कहता हूं आज चाहे 3206 हैं, कौन सा कर्मचारी आज सड़कों पे है? वो सभी के सभी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाहे कांग्रेस के राज में जितने भर्ती हुए हैं या बीजेपी के राज में है, सब लिटिगेशन में है। एक भी कोई भी एक बतलाइए कि कौन सी रिक्रूटमेंट इन्होंने करके दी है? सबके सभी लिटिगेशन में है। हमारी रिक्रूटमेंट जो हुई है वो कोई भी लिटिगेशन में नहीं है, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। आपकी कई हुए तो जेल की सजा भुगत रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, सजा तो जरूरत ही नहीं है। चलिए शेरवाल साहब आऊंगा, शेरवाल साहब आजाद कर दिया क्या? शेरवाल साहब आऊंगा तक्षक साहब आपके पास। ये जितने भी सर कर्मचारी संगठन हैं जो भी कर रहे हैं हड़ताल, इनकी मेरे को लगता है कई बार मीटिंग हो भी चुकी होगी सरकार के साथ। कई जो आंदोलन तो ऐसे हैं बड़े लंबे समय से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हर बार इनको एक तरीके से थोड़ा सा एक मीठी गोली दी जाती है कि एक बार फिर आप थोड़ा सा रुक जाएं? परमानेंट सोल्यूशन क्या सरकार निकालना नहीं चाहती, या उसके बस की बात नहीं है, या फिर ये होता है कि चलिए कोई नहीं हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, फिर अगली सरकार देखेगी? देखिए सर मित्र जी, मीटिंग तो निश्चित तौर पे रोडवेज कर्मचारी जो यूनियनें हड़ताल पे जा रही हैं, ये 3-4 बार उनकी परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ बैठक हो चुकी है। और उन्होंने ये कहा था कि प्राइवेट बस परमिट जो है उसके खिलाफ जो हमारी पॉलिसी है, हम खुद ही अदालत में एक एफिडेविट देंगे कि हम उसको वापस ले रहे हैं। उसके बाद फिर ये आया कि वो जो बसें चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। मतलब पॉलिसी तो ये कांग्रेस के समय में बनी थी और उसके पीछे मकसद ये था कि जो लिंक रोड है, जहां दूर दराज के गांव हैं, जहां रोडवेज की बसें नहीं चलती, वहां प्राइवेट बसें चलेंगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन जो प्राइवेट बसों को जो परमिट मिलता है वो भी ऑफ रूट पे बसें नहीं चलाते, वो भी मिली भगत के साथ उन रास्तों पे बसें चलाते हैं जहां उनको सवारियां ठीक से मिल जाती हैं और लाभ की स्थिति में रहती हैं। रोडवेज कर्मचारियों का ये मानना है कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और बार बार आश्वासन के बावजूद अगर कर्मचारी चक्का जाम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार की कही बात पर उनको भरोसा नहीं है। दूसरा, मैं एक मित्र जी जो डॉक्टर संजय शर्मा जी कह रहे थे कि हम 24 घंटे में रिजल्ट निकाल देते हैं। देखिए हरियाणा में इस समय क्लर्कों के हजारों पोस्ट खाली, हजारों, और इन्होंने हजारों पोस्टों को भरने के लिए क्लर्कों को एग्जाम लिए। 2 दिनों में वो एग्जाम कंडक्ट किए इन्होंने। ठीक है। और आज 6 महीने हो गए। ये कोर्ट का लिटिगेशन का मामला नहीं है, ये अदालत में नहीं है मामला। ठीक है। पर 6 महीने से उन्होंने उसका रिजल्ट ही नहीं निकाला है। हजारों कर्मचारियों को रोजगार मिल सकता था। दूसरा, 18,000 कर्मचारी ये चौथे दर्जे की भर्ती करनी है इनको। ठीक है। और 18,000 कर्मचारियों के लिए पहले सरकार ने तय किया कि जिला लेवल पर डिप्टी कमिश्नर भर्ती करेंगे, फिर कहा कि कमेटी बना के हम भर्ती करेंगे, फिर कहा कि हम एसएससी से इनकी कमीशन से भर्ती करवाएंगे। आज तक ये पॉलिसी नहीं बनी है कि चौथा दर्जा के 18,000 कर्मचारी कैसे भर्ती किए जाएंगे। तीसरा, मैं एक लकीर के फकीर होने का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने एक लेबर डिपार्टमेंट में एडिटर की पोस्ट निकाली। ठीक है। वो भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है। बाद में वो रद्द होगी, नए सिरे से विज्ञापन निकला, फिर वो रद्द होगी, फिर तीसरी बार विज्ञापन निकाला गया, एप्लीकेशनें मांगी गई। अब उसमें एक भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिला। ठीक है। कैसे? उन्होंने मांगा जर्नलिज्म। ठीक है। अब आज जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक ही बात है। हाँ, बिल्कुल। जब रिजेक्ट किए गए तो यूनिवर्सिटी से लिखवा के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लिखवा के दिया गया आवेदकों की तरफ से कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक ही चीज है। लेकिन वो सारे एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। यानी कि 3 साल में वो एक पोस्ट है वो नहीं भरी गई। अब कोई अदालत में जाएगा, अदालत कोई दिशा निर्देश देगी, तब सरकार मानेगी। ठीक है। मतलब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को भी HPSC ये नहीं मानती कि वो एक ही चीज है। ठीक है। संजय शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। होंगी फिर किसान, व्यापारी और कर्मचारी तीनों हमने देखा, तीनों हड़ताल पर हैं। किसान भी हड़ताल पर है, व्यापारी भी कह रहा है कि हमें GST का अगर ऐसा प्रावधान रहा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, कि ये उसमें करना पड़ेगा, हम लुट जाएंगे, ये वो। कर्मचारी भी पूरा हड़ताल पर है। और ये तीनों ही ऐसे वर्ग हैं जिनका वोट बैंक होता है तकरीबन हमारे यहाँ पर। अगर ये तीनों ही नाराज आपसे हो गए तो फिर क्या बनेगा?
आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये जो तीनों हैं इनको खुश किया जाए, इनकी मांगे जो वो पूरी कर दी जाए? देखिए सर्वमित्र जी, हम शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि शॉर्टकट कट यू इन शॉर्ट। हम इस देश को, इस प्रदेश को तो देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की तरह झूठा दिखाना नहीं चाहते, और देश को पूरी दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी आएगा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो काम का जो रिजल्ट है वो आपको कुछ दिन बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि लोगों से हमें अपेक्षाएं ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले सरकारों के समय लोग तंग इतने थे। पिछले 10 साल खासकर जो हमारी सरकार आने से पहले 2004 से लेकर 2014 तक लोग दुखी इतने थे कि लोगों ये चाहते थे कि कब ये सरकार बदले और नई सरकार आके एकदम हमारी काया पलट कर दे। अब लोग जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ उस प्रदेश की जनता को कि हम इतना काम करेंगे कि जनता फिर चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार आए और हमारे प्रदेश का कल्याण। 2.5 साल में जिस सरकार ने 4 डीजीपी बदले हैं, 2.5 साल में 4। आधा मिनट आपको है, आधा मिनट आपके पास। आज केवल भ्रष्टाचारी और महंगाई बढ़ रही है। आज इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज इनके मुख्यमंत्री जी से कोई मंत्री खुश नहीं है, इनके मंत्री जी से कोई विधायक खुश नहीं है, इनके विधायक से आज कार्यकर्ता खुश नहीं है और कार्यकर्ता से जनता खुश नहीं है। ये तो आज आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। चलिए, ये आपका निचोड़ हो गया। आपके कार्यकर्ताओं की तरह हमने बंदरबाड़ में राज में आपके नेताओं की तरह हमने हरियाणा की जमीन को नहीं हो गया। रेप के मामले में आज नंबर 1 है हरियाणा। अच्छा, हर रोज गैंग रेप होते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। इतनी चढ़ा चुकी है प्रदेश के अंदर। तो मैं तो कहना चाहता हूँ यदि कोई भी सरकार है, कोई भी यानी कि यदि तरक्की करना चाहता है या देश या प्रदेश तरक्की करेगा तभी करेगा जब सरकार के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, लेकिन तीनों चीज का अभाव है सरकार के अंदर। प्रशासन है, तीनों का अभाव है सरकार के अंदर। ना इनकी जवाबदेही है, ना इनके उत्तरदायी है और ना ही इनके अंदर पारदर्शिता। ठीक है, चलिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जो आपने देखा कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं या कर्मचारी वर्ग हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, वो आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, अनशन पर बैठा है। क्या यही एक सॉल्यूशन रह गया है कि हमारे इंडिया में अगर अपनी बात मनवानी है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, या इसके बावजूद भी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी और सरकार उसको मानेगी? जो जायज मांगे हैं सरकार उसको मांगेगी और जायज मांगों के लिए ही हमें ऐसी नौबत यानी ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। चलिए, इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।